चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम। क्या है एंजाइम, इसको समझेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि टू द पॉइंट, टू द टॉपिक एंड टू द एनसीईआरटी रहना हमें, ठीक है। सो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले जरा हम कैटलिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग समझते भी होंगे कैटलिस्ट क्या होता है। सो कैटलिस्ट, जिनको हम हिंदी में कई बार उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, वो होते क्या हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना उसकी रेट को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे एक इंसान ऐसा भी होता है कि झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं करता है मगर झगड़े को बढ़ा या घटा सकता है। अगर झगड़ा आपका हो तो बढ़ा देगा और खुद के साथ हो सकता है कि कोशिश करे कि घट जाए, कम में बात निपट जाए, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी ऐसे ही सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ही केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में विदाउट पार्टिसिपेटिंग उसके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। तो सिंपल है, कैटलिस्ट जो किसी रिएक्शन की रेट को घटाते हो या बढ़ाते हो। अब कैसे घटाते बढ़ाते हैं, तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की रेट को घटाने बढ़ाने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। और आपने यहाँ तक पहुँचे हैं तो केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़कर ही आए होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो किसी एक मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड होती है टू डू इफेक्टिव कोलिजन, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को ही डिक्रीज कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जिससे रिएक्शन जो है तेज़ी से प्रोसीड करती है, प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनता है विद इन लेस टाइम, ठीक है। तो बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं फिर, तो सिंपल है, जैसे कैटलिस्ट वैसे बायोकैटलिस्ट। जैसे कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन में काम आते हैं, वैसे बायोकैटलिस्ट कुछ विशेष तरीके के, कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट हैं जो स्पेशली बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, जो एक ह्यूमन बीइंग या लिविंग सेल के अंदर जो रिएक्शन चल रही होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अंदर रिएक्शन चल रही होती है केमिकल रिएक्शन, उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। और इन बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जिन सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएंगे बायोकैटलिस्ट। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एक और नाम होता है स्फेरोप्रोटीन्स। स्फेरोप्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स क्या है, इनको आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। जनरली ऐसी प्रोटीन्स जो शेप में स्फेरिकल हो एंड वाटर सॉल्युबल हो, उनको हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। वैसे तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स अपने आप में एक बड़ी चीज़ें समझने के लिए, मगर ये हमारे स्कोप के बाहर है। अभी के लिए ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में बस हम इतना समझते रहेंगे कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स है जिनका शेप स्फेरिकल होता है, इसीलिए इनका एक नाम स्फेरोप्रोटीन्स भी होता है और ये नाम भी लगभग वहीं से लिया गया है। एंड ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि लायोफिलिक होते हैं, ठीक है, या हाइड्रोफिलिक। आगे कह रहे हैं बिहेव्स एज अ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरफ बिहेव करते हैं। सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है, सेलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में ही यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप X नाम के कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो इसी कैटलिस्ट से किसी दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज आप नहीं कर सकते हैं। मतलब हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है, मतलब ये स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ही काम करती हैं। हर एक कैटलिस्ट का अपना स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। तो कह सकते हैं कि कैटलाइज स्पेसिफिक रिएक्शन, ये मतलब कह सकते हैं इसका कि हर रिएक्शन में कैटलिस्ट काम नहीं आएगा। मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। तो ऐसी कैटलिसिस को या ऐसे कैटलिस्ट को हम सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड कैटलिस्ट ही कुछ सेलेक्टिव रिएक्शन के लिए काम आएंगे। आगे कह रहा है नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड्स और द क्लास ऑफ कंपाउंड एंड द रिएक्शन फॉर विच दे आर यूज्ड। ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये स्पेशली नेमिंग ऑफ द एंजाइम के बारे में, कि एंजाइम की नेमिंग कैसे होती है, एंजाइम का नाम कैसे पड़ता है। तो कह रहा है कि जो
जिन कंपाउंड्स के लिए या क्लास ऑफ कंपाउंड्स के लिए ये वर्क करता है या जिन रिएक्शन के लिए वर्क करता है, उन रिएक्शन के आधार पर इनका नाम पड़ जाता है। जैसे 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिए इसको समझाने के लिए। पहला, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करके सिंपल फॉर्मूले में तोड़ने के लिए हाँ, अब इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला, माल्टोज को डीकम्पोज करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है उसको माल्टेज कहते हैं। अब ध्यान दे रहे हैं, एंजाइम का नाम उस कंपाउंड्स के नाम पर पड़ गया है जिस कंपाउंड के लिए यूज हो रहा है। तो माल्टोज को डीकम्पोज करने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम माल्टेज है। मतलब जिस कंपाउंड या कंपाउंड विशेष के लिए यूज किया जाएगा एंजाइम को, उस कंपाउंड के नाम के हिसाब से इसका नाम हो सकता है। या दूसरा कह रहा था कि रिएक्शन के हिसाब से, तो दूसरा एग्जांपल क्या है, एंजाइम यूज्ड फॉर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसे एंजाइम जो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने के लिए यूज किए जाते हैं, उन एंजाइम को हम बोलते हैं ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल जो रिएक्शन के नेम के आधार पर नाम दिया गया है और एक कंपाउंड के नेम के आधार पर नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इसकी वर्किंग मैकेनिज्म कि इसका मैकेनिज्म कैसा रहता है। एंजाइम के मैकेनिज्म को अगर समझना हो तो हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी बात एंजाइम के बारे में, हो सकता है यहाँ से एक MCQ बन जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो एंजाइम के बारे में ही नहीं बल्कि हर कैटलिस्ट के बारे में कही जाती है कि यूज्ड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़। कोई भी कैटलिस्ट हो उसकी थोड़ी सी ही मात्रा पर्याप्त रहती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड कह रहा है कि रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, जो चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर सकता है कौन, एंजाइम। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर मैं ये बोलूँ कि ऑल enzymes are catalyst, and second बोलो all catalysts are एंजाइम। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट और ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम। तो अगर आप ठीक समझ रहे हैं तो ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट ये बात सही है, जबकि ऑल कैटलिस्ट्स आर एंजाइम ये बात गलत है। क्योंकि वे कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं सिर्फ उन्हीं को एंजाइम बोलते हैं, हर कैटलिस्ट को एंजाइम नहीं बोलते। ठीक है, मतलब सारे एंजाइम कैटलिस्ट तो हैं मगर सारे कैटलिस्ट एंजाइम नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर आप सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इसमें आपको मैकेनिज्म में एक थ्योरी मिलती है जिसको लॉक की मैकेनिज्म या लॉक की थ्योरी कह सकते हैं। वो एंजाइम के बारे में सुनने को मिलती है जो इसके सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन करती हुई नज़र आती है। लॉक की मैकेनिज्म, इसके बारे में बहुत चर्चा तो हम नहीं करेंगे मगर आप इससे समझ गए होंगे, ताला चाबी सिद्धांत भी कहते हैं इसको, कि जिस तरीके से एक लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की ज़रूरत पड़ती है, एक विशेष चाबी की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक बायोकैटलिस्ट यानी कि एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ही बना होता है, मतलब किसी भी एंजाइम को किसी भी रिएक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंजाइम के बारे में बहुत डिटेल अपने एनसीईआरटी में नहीं है, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जितना है उतना हमने कवर कर लिया है। और अगर फिर भी कुछ छूट जाएगा तो हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।